नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, भारतीय नववर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चूँकि भारतीय परंपरा का जो नववर्ष है वह चैत्र मास से शुरू हो गया है और क्या बोलते हैं कि नवरात्र की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, ईद की भी मुबारकबाद आप सबको। तो दोस्तों, तहे दिल से आपका स्वागत है महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे व्याकरण में व्याकरणिक पद और कोटियाँ, है ना। व्याकरणिक पद और कोटियाँ, व्याकरणिक पद और कोटियों में हमने व्याकरण के हर एक पक्ष पर हमको बात करनी होती है। तो हम एक तरीके से सतत प्रक्रिया के माध्यम से हमने अब तक विकारी अविकारी यानी विकारी शब्दों को पढ़ लिया है। हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि शब्द जो है, शब्द की संरचना दो माध्यम से होती है। एक होता है अविकारी और एक होता है विकारी। हमने विकारी पर चर्चा कर ली है, यानी शब्द की संरचना के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो कौन होते हैं? वो होते हैं अविकारी और विकारी, यानी इन दो चीज़ों से ही शब्दों का निर्माण होता है। क्या होता है? एक होता है विकारी और एक क्या होता है? अविकारी। अविकारी और विकारी, यानी विकारी वे शब्द होते हैं जिनको लिंग, वचन, कारक और काल, इनके माध्यम से जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें ही क्या कहते हैं? विकारी। विकारी मतलब कि परिवर्तन होना, अर्थात विकार उत्पन्न होना। जिस तरीके से संधि का हमने संधि जब पढ़ा था हमने, तो संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, तो वो हो रही थी वर्णों के माध्यम से शब्द बनाने की प्रक्रिया, और यहाँ पर प्रक्रिया हो रही है शब्द बनाने की प्रक्रिया, है ना। तो विकारी शब्द वही होते हैं जिनको किससे? लिंग, वचन, कारक, काल के माध्यम से पदों का सृजन करते हैं, यानी शब्दों का सृजन करते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द में हमने अब तक क्या पढ़ा है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, यानी ये चार आपके विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? अविकारी शब्द आज से हम पढ़ेंगे। अविकारी शब्दों को हर एक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि व्याकरण में हर एक पक्ष और पहलू को समझने के लिए इन दो चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो हम पढ़ेंगे आज अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं ना, विकारी पे हमने चर्चा कर ली है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? और विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कितने भेद होते हैं? हमने अब तक विकारी शब्दों पे चर्चा कर ली है। तो आज नंबर आया है अविकारी शब्दों का। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको पीपीटी के माध्यम से ना बता करके, चूँकि किताबों में बहुत ही उलझाऊ किस्म की बातें लिखी हुई हैं, तो मैं उन चीज़ों से आपको मुक्त करना चाहता हूँ, है ना। क्योंकि पढ़ाने का माध्यम हमारे यही है कि आपकी समझ में आ जाए बेहतरीन तरीके से, क्योंकि व्याकरण समझने का विषय है, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। रटने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है आप सबको यह सत्र जो हम पढ़ाए हुए हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। आप कमेंट करिए, शेयर करिए, और अब तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दिए, क्योंकि क्लास में जब आप बने हैं तो अपनी सजीवता का एहसास कराइए। चूँकि ऑनलाइन के ज़माने में हम ऐसा तो नहीं है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लाइक करिए, कमेंट करिए। जो आप CUT UG की तैयारी में जो लोग लगे हुए हैं, अब बहुत ही कम समय बचा है, तो मैं इसीलिए आपको किताबों के माध्यम से ना पढ़ा करके कुछ मैंने पढ़ करके जो नोट्स बनाए हैं या उनके माध्यम से आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो समय को ज़ाया न करते हुए हम पढ़ते हैं अविकारी शब्द। आप वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे सत्र में आनंद लीजिए। तो अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? बहुत ही सहज विषय है व्याकरण। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? देखिए, अविकारी शब्द दोस्तों कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। अविकारी शब्द कुछ मैंने पहले से ही थोड़ा बना लिया है नोट्स, ताकि कुछ मुझे अधिक ना लिखना पड़े, और लिखना पड़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हमने विकारी शब्दों की चर्चा कर ली है। विकारी शब्दों में हमने क्या पढ़ा था? विकारी शब्दों में पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, है ना। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि संज्ञा की विशेषता
संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण माने गुण, यानी जिस किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु में जो गुण होता है उसे ही हम विशेषण के नाम से जानते हैं। तो विशेषण हम किसकी किसकी विशेषता बतलाते हैं, हम संज्ञा की भी विशेषता बतलाते हैं तो विशेषण बन जाता है। सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, वह भी विशेषण होता है। विशेषणों के भी विशेषण बतलाते हैं तो क्या होता है, प्रविशेषण। हमने बताया है कि मोहन तेज दौड़ता है, या जैसे मोहन तेज दौड़ता है, फिर कहेंगे मोहन बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया, और प्रविशेषण उसका क्या हो गया, बहुत। तो ये क्या हो गया, विशेषण की विशेषता है ना। फिर क्रिया विशेषण है, तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण आपका एक तरीके से अविकारी शब्द होता है। अब हम देखते हैं इधर कि अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं। अविकारी शब्द दोस्तों उन्हें कहते हैं लिंग, वचन, कालक, काल या कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, इनके माध्यम से, यानी लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी कहते हैं, और जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ही अविकारी शब्द कहते हैं, है ना। अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी का मतलब होता है अव्यय, है ना। अविकारी मतलब अव्यय, हमने पढ़ा है अव्यय, है ना। तो अव्यय का दोस्तों क्या होता है, अव्यय, है ना। इसको समझ लेते हैं, अ प्लस वे, आ प्लस वे, यानी कि इस उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, है ना। इस उपसर्ग का मतलब हम लोग पढ़े हैं नहीं होता है ना। नकारात्मक अर्थ में इसको लेते हैं। और वे का मतलब क्या होता है, वे मतलब खर्च होना, है ना। वे मतलब खर्च होना, वे मतलब खर्च होना, या फिर उसका क्या बोलते हैं, वे होना, है ना, यानी खर्च होना। अविकारी अव्यय, अधन वे, जो खर्च ना हो या वे ना हो जिसका, अव्यय, है ना। इसे अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों का वे नहीं होता है उसे ही हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं हमारे अविकारी शब्द, यानी कि 4 प्रकार से अविकारी शब्दों की हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। बिल्कुल आप आराम से देखते रहिए, समझते रहिए। एक होता है क्रिया विशेषण, क्या होता है, एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है संबंध बोधक अव्यय, एक होता है समुच्चय बोधक अव्यय, और एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, अव्यय या अविकारी। जब हम अव्यय की बात करेंगे तो अविकारी को भी ध्यान में रखना है हमको, है ना। अविकारी या अव्यय, इसको साथ में लेकर चलना है, क्योंकि शब्दावली से जब आप परिचित होंगे, मान लो आपसे सीधे पूछ दिया कि बताइए इसमें अविकारी शब्द कौन कौन से हैं, बाद में या कोई ऑप्शन रख दिया कि बताओ इसमें अव्यय शब्द कौन कौन से हैं, तो हमको अव्यय और अविकारी का अर्थ समान ही समझना है, समान ही अर्थ होता है। जिनका वे ना हो वह अव्यय होते हैं, और जिनसे विकार उत्पन्न ना हो उन्हें ही अविकारी कहते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण, एक होता है संबंध बोधक अव्यय, और एक होता है समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। कुल मिलाकर अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। जिस तरीके से विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं उसी प्रकार से अविकारी शब्द भी 4 प्रकार से होते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। क्रिया और विशेषण अलग अलग है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, या क्रिया और विशेषण। और फिर हम पढ़ते हैं कि 4 प्रकार के अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। एक होता है विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय या अविकारी शब्द, संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी शब्द, विस्मयादि बोधक अव्यय या अविकारी शब्द। दोस्तों इनको समझने के लिए हमको इनको याद करना जरूरी है, इन बिंदुओं को याद करना जरूरी है, यानी 4 विकारी और 4 अविकारी, है ना। तो अब चर्चा करते हैं क्रिया विशेषण की। हम क्रिया विशेषण के बारे में आपको बताएंगे। पहला क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में हम जानते हैं कि क्या है। परिभाषा आपको बहुत लंबी चौड़ी लिखी हुई है, आपको कुछ इसको अगर परिभाषित करना हो तो हम इस तरीके से कहेंगे कि जिन शब्दों या जिन अव्ययों के माध्यम से, जिन शब्दों या अव्ययों के माध्यम से क्रिया की विशेषता बतलाने, जो वे अविकारी अव्यय या वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हम जानते हैं क्योंकि
संज्ञा के भी कुछ विशेषण होते हैं, संज्ञा की भी जो विशेषता बतलाते हैं वे संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं, है ना, वे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ऐसे ही विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं और क्रिया की भी जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें परिभाषा बहुत छोटी सी लिखी हुई है, बस आपको समझना है। आपको किताबी ज्ञान में तभी पढ़ना है जब आप अच्छे से, क्योंकि आप CUT एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो मूलभूत चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आप देखिए, वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, उन्हें ही हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं, है ना। क्रिया विशेषण शब्द उन्हें ही कहते हैं। बस आपको छोटी सी परिभाषा लिखी हुई है, समझाने के लिए यहाँ पर हमने आपको लिखा है, अन्यथा आपको PPT बना के देता और यहाँ से यहाँ तक की परिभाषा लिखी होती और आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते। तो बिल्कुल आपको मक्खन दे रहा हूँ, आप वो खाइए और तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। तो कुल मिलाकर आपको मूलभूत जो चीज़ें हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। चूँकि क्रिया विशेषण साथ में है तो जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। बस वे अविकारी या अव्यय शब्द, क्योंकि वे शब्द ही हैं जिनका खर्च नहीं होता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गाड़ी तेज चलती है, क्या है, गाड़ी तेज चलती है, तो इसमें हमको देखना है गाड़ी जब तेज चल रही है तो इसमें देखना है कर्ता कौन है, इसमें क्या देखना है, कर्ता कौन है। तो कर्ता क्या है, गाड़ी, और तेज क्या है आपका, चलना क्या है, क्रिया है, चलना आपका क्रिया होगा। और क्रिया की विशेषता क्या बतला रहा है, चलती किस तरीके से है, गाड़ी तेज चलती है ना, गाड़ी क्या चलती है, तेज चलती है। तो तेज आपका क्या हो गया, ये आपका क्रिया विशेषण हो गया, है ना, क्योंकि यह जो तेज शब्द है यह क्रिया की विशेषता को बतला रहा है ना, क्रिया की विशेषता को बतला रहा है, इसीलिए इसमें गाड़ी कर्ता हो गया, यानी जो कार्य को कर रहा है। चल कौन रहा है, चल रही है गाड़ी, है ना, गाड़ी चल रही है। अब गाड़ी जब चल रही है तो चलने की प्रक्रिया क्या है, गाड़ी की चलने की प्रक्रिया या क्रिया की विशेषता क्या है कि वह तेज चल रही है, गाड़ी तेज चल रही है, तो चलना क्रिया हो गया और तेज आपका क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे ही इसमें है, भैंस धीरे चलती है, भैंस अक्सर धीरे ही चलती है क्योंकि उसमें फुर्ती कम होती है ना, तो वो बहुत धीरे धीरे चलती है। देखिए इसमें भैंस क्या है आपका, भैंस आपकी क्या कर्ता हो गई, है ना, कर्ता हो गई, क्योंकि वह स्वयं कौन है, चल रही है। चल कौन रहा है, चल रही है भैंस, तो भैंस कर्ता हो गया। और चलना आपकी क्या हो गई दोस्तों, क्रिया हो गई, यानी ये हो गई क्रिया आपकी। और इसकी क्रिया की विशेषता क्या है, यानी कि वह जो कार्य कर रही है वो किस तरीके से कर रही है, तो क्या हो गया, ये आपका क्रिया विशेषण हो गया, है ना। ये क्या हो गया दोस्तों, क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि यह क्रिया की प्रक्रिया को बता रहा है कि कैसे कैसे चल रही है। तो भैंस धीरे धीरे चलती है या भैंस धीरे चलती है, तो ये आपका कर्ता हो गया, ये चलती क्रिया हो गई, और धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, है ना, क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे ही इसमें समझना है। बस आपको समझाने की दृष्टि से मैंने इस तरीके से बहुत शॉर्टकट में लिखा है, बहुत संक्षेप में आपको बताया हुआ है। तेजस मध्यम गति से चलता है, तेजस मध्यम गति से चलता है, नाम तो तेजस है लेकिन मध्यम गति से चलता है ना। तो तेजस आपका क्या हो गया, क्योंकि हमको शब्द वाक्य में दोस्तों हमको पहचानना है पदों को, यानी वाक्य में कई सारे पद लगे होते हैं, वाक्य में पदों को पहचानना है कि कौन से पद को क्या कहते हैं। तो एक तो कर्ता हो गया, है ना, एक तो हो गया आपका कर्ता हो गया, तेजस आपका कर्ता हो गया। और मध्यम गति, चलता क्या हो गया, आपकी क्रिया हो गई, है ना, चलना आपकी क्या हो गई भाई, क्रिया है ये, और इसकी विशेषता क्या है, मध्यम, तो मध्यम क्या हो गया आपका, क्रिया विशेषण हो गया, है ना, मध्यम आपका क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। क्या होता है एक बार फिर देखते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, वे अविकारी अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे गाड़ी तेज चलती है तो कर्ता हो गया गाड़ी, क्रिया विशेषण आपका क्या होगा, तेज, और चलना क्या हो गया, आपकी क्रिया हो गई। तो जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे और भी समझ लीजिए,
बंदर बहुत तेज उछलता है, या बंदर बहुत तेज उछलता है ना। तो बंदर उछलना आपकी क्रिया हो गई, और तेज उछलना क्या हो गया, आपका क्रिया विशेषण हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। अगले बिंदु पर आते हैं हम। अगला बिंदु हमारा क्या है दोस्तों, अगला बिंदु देखते हैं कि क्या है। यानी कुछ उदाहरण हैं, यानी कुछ नियम हैं, कुछ नियम हैं, उसके बाद प्रकारों पर हम आएंगे। पहले हम कुछ चलते हैं, पढ़ते हैं नियम क्या है। एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जानने के लिए। बस आप जब वाक्य को पढ़ेंगे वैसे ही आप नियम को याद नहीं करेंगे, बस आपसे सीधे पूछ लेगा कि बताइए इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। यानी जब इन नियमों को हम पढ़ लेंगे, इन नियमों को हम पढ़ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा इसमें विशेषण या क्रिया विशेषण है। तो एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। तो ये एक नियम है, एक ये नियम एक बात लिखी हुई है और उसको समझाया गया है। एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। जैसे ही कहते एक वाक्य में दो क्रिया विशेषण हो सकते हैं, एक वाक्य में दो क्रिया विशेषण हो सकते हैं। जब आपका वाक्य लंबा होगा तो उसमें जाहिर सी बात है कई सारे विशेषण या दो कर्ता तीन कर्ता इस तरीके से होता है। तो इसमें कहता है जब एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर वाक्य है, एक ये बात लिखी हुई यानी एक ये नियम है और उसका उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। देखिए एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता आप कैसे, देखिए बहुत चालाक बालक बहुत तेज बोलते हैं, बहुत चालाक बालक बहुत तेज बोलते हैं। इसमें देखिए इसमें हमको क्या पहचानना है, बहुत। इसमें देखिए अगर यहाँ से देखना हो कि बालक बहुत तेज बोलते हैं, जब कहेंगे हम बालक बहुत तेज बोलते हैं तो कर्ता हो गया बालक, यानी जो कार्य को कर रहा है कौन कर रहा है, तेज कौन बोल रहा है, तेज बोल रहा है बालक, यानी बालक तेज बोल रहे हैं, बालक तेज बोलते हैं या बोल रहे हैं। तो बालक हो गया आपका कर्ता, है ना, बालक आपका हो गया कर्ता, और ये क्या हो गया, बोलना क्या हो गई, क्रिया हो गई आपकी, बोलना आपकी क्रिया हो गई। और तेज आपका क्या हो गया दोस्तों, तेज हो गया आपका विशेषण, है ना, तेज क्या हो गया दोस्तों, विशेषण हो गया, तेज आपका विशेषण हो गया। यानी कि जब दोस्तों ये आपका क्रिया विशेषण हो गया और ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। बहुत तेज, इसको एक में ही लिखते हैं, बहुत तेज। बहुत तेज क्या हो गया दोस्तों, बहुत तेज आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्या हो जाएगा, बहुत तेज। बहुत तेज आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही में है, बहुत तेज, है ना। बालक बहुत तेज बोलते हैं, बालक बहुत तेज बोलते हैं, तो बोलना आपकी क्रिया हो गई और क्रिया विशेषण क्या हो गया आपका, बहुत तेज हो गया, है ना, बहुत तेज हो गया। और फिर अगर इसको लगाया जाए कि बहुत चालाक बालक बहुत तेज बोलते हैं, इसको जोड़ दिया, इन दो पदों को जोड़ दिया, है ना, इन दो शब्दों को इसमें यदि जोड़ दिया है, पद नहीं शब्द हैं, इन शब्दों को यदि जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, बहुत चालाक बालक बहुत तेज बोलते हैं। तो एक तो ये प्रविशेषण हो गया, यानी जो प्रविशेषण होता है उसे ही हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। एक तो इसमें ये क्रिया विशेषण हो गया, है ना, और एक ये हो गया, यानी प्रविशेषण जो होता है उसको ही क्रिया विशेषण। चालाक होना यानी बालक चालाक है तो क्या हो गया, वो आपका बालक का विशेषण हो गया। बालक की विशेषता क्या है, बालक चालाक है। जैसे बच्चा चालाक है ना, हम कह रहे हैं कि बच्चा चालाक है, तो चालाक क्या हो गया, चालाक उसका विशेषण हो गया। बच्चा चालाक है, बच्चा चालाक है और वह बहुत तेज दौड़ता है। ये एक ही वाक्य है, समझ लो, बच्चा चालाक है और वह बहुत तेज दौड़ता है ना, वह बहुत तेज दौड़ता है। इसको इधर समझना हो तो एक में लिख सकते हैं कि बच्चा बहुत चालाक है, वह बहुत तेज दौड़ता है
है ना। बच्चा बहुत चालाक है, वो बहुत तेज़ दौड़ता है। तो दौड़ना क्या हो गई आपकी, दौड़ना हो गई आपकी क्रिया, है ना। दौड़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई, क्रिया हो गई। और बहुत तेज़ क्या हो गया, बहुत तेज़ आपका क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे ही इसमें है, चालाक तो बालक है लेकिन बहुत बहुत चालाक है, तो क्या हो गया, ये आपका क्रिया विशेषण हो गया। तो एक नियम है, क्रिया एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। आप समझ गए। दूसरा समझते हैं। दूसरा नंबर क्या है, क्रिया विशेषण क्रिया की स्वीकृति बताते हैं, है ना। इसको बिगाड़ देते हैं समझाने के लिए आपको। क्या है दोस्तों, देखो समझाने के लिए मैं ये सब प्रयास कर रहा हूँ, अन्यथा आपको पीपीटी के माध्यम से भी पढ़ा सकता था। तो देखिए दोस्तों, क्रिया विशेषण क्रिया की स्वीकृति बताते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की क्या करते हैं, स्वीकृति बताते हैं दोस्तों। क्या बताते हैं, स्वीकृति बताते हैं। स्वीकृति बताते हैं, एक नियम ये है, क्या है, क्रिया विशेषण क्रिया की स्वीकृति बताते हैं। कैसे, जैसे आपसे प्रश्न किया जाए, आपसे प्रश्न किया जाए या आप खुद प्रश्न करते हैं, जैसे क्लासरूम में जाते हैं आप या कक्षा में जब प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कहते हैं मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अधिकतर हम लोग बोलते हैं मैं आई कम इन मैम, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं जब। तो हम कहते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मैम कहती हैं हाँ आ जाओ, है ना, हाँ आ जाओ। तो इसमें क्या है, आपने जब प्रश्न किया कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो क्या हुई, क्रिया विशेषण में स्वीकृति होगी, क्रिया की स्वीकृति बताते हैं। कुछ क्रिया विशेषण क्रिया की स्वीकृति बताते हैं, जैसे हाँ, हाँ क्या हो गया आपका, हाँ आपका हो गया स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी, मैम ने क्या कर दी, स्वीकृति प्रदान कर दी। तो क्या हो गया कि कुछ क्रिया विशेषण क्या होते हैं, वे स्वीकृति प्रदान करते हैं, है ना। कुछ क्रिया विशेषण स्वीकृति प्रदान करते हैं और कुछ क्रिया विशेषण अस्वीकृति प्रदान करते हैं। इसको इसके साथ ही में समझ लेते हैं, यानी कि निषेधता का जिनसे बोध होता है। निषेधता, जैसे कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जब स्वीकृति का उनके मन में भाव होगा तो बोलेंगे कि हाँ, या सर होंगे तो बोलेंगे कि हाँ अंदर आ जाओ। अगर अस्वीकृति का मन में भाव होगा उनके, यानी कि जब निषेधता आपको मना करना होगा तो क्या कहेंगे, नहीं आप अंदर नहीं आ सकते। जैसे कक्षा प्रारंभ हो गई और आपने विलंब कर दिया, कक्षा में प्रवेश करने से पहले आपने विलंब कर दिया, तो आप जब कहेंगे कि सर मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूँ, अगर उनके अंदर स्वीकृति का भाव होगा या उनको कहना होगा कि हाँ अंदर आ जाओ, तो क्या करेंगे कि हाँ अंदर आ जाओ, यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया, तुमको स्वीकृति दे दी आपको, है ना। आपको मान लिया कि आप आ जाइए अंदर, आपको अंदर बुला लिया गया है। लेकिन निषेधता का बोध कहाँ पर, जब मना कर दिया जाएगा कि मत आओ, है ना, मत आओ। कहेंगे सर आप देर हो गई क्लास में जाने से, तो आपने कहा सर मैं अंदर आ सकता, कहा नहीं आप क्लास में नहीं आ सकते हैं। इस तरीके से समझिए इसको। तो क्या हो गया, क्रिया विशेषण कुछ ऐसे होते हैं जो स्वीकृति प्रदान करते हैं कि हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ, और या फिर मत आओ। तो निषेधता का बोध कराते हैं। कुछ क्रिया विशेषण निषेधता का बोध कराते हैं, जैसे मत आओ, मत जाओ, मत रो, है ना, आप मत रोइए, आप मत खाइए, आप खाना अधिक मत खाइए, है ना, यानी गर्मियों में खाना अधिक मत खाइए। तो क्या हो गया, ये निषेधता का बोध कर रहे हैं। तो हम 3 तरीके समझ लिए हैं, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, क्रिया विशेषण की स्वीकृति बतलाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, अस्वीकृति बतलाते हैं, यानी निषेधता का बोध कराते हैं, है ना, निषेधता का बोध कराते हैं। अब अगला बिंदु पढ़ते हैं। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं क्रिया विशेषण जिनसे निश्चितता बताई जाती है ना। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनसे क्या होती है, निश्चितता बताई जाती है। जैसे जो अव्यय शब्द की निश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, अव्यय। कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं, जैसे एक हमने तो पढ़ लिया अव्यय शब्द कैसा होता है, जो हमको स्वीकृति प्रदान करता है, और एक अव्यय शब्द ऐसा होता है जो हमें स्वीकृति नहीं प्रदान करता है, अर्थात निषेधता का बोध कराता है। और अब आया है कि कुछ अव्यय शब्द निश्चितता का बोध कराते हैं, है ना, अपने होने की निश्चितता का बोध कराते हैं। कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं, यानी जो अव्यय शब्द निश्चितता का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे निश्चितता बोधक अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सीधा उदाहरण से समझिए, आपको बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है, बस आपको उदाहरण के माध्यम समझना है कि आज बारिश अवश्य होगी, आज बारिश अवश्य होगी, है ना, आज बारिश अवश्य होगी। तो इसमें क्या है, निश्चित है, निश्चितता बताई जा रही है कि आज बारिश अवश्य होगी, है ना, आज बारिश अवश्य होगी।
और कुछ क्या होते हैं, आज गर्मी अवश्य होगी, यानी कि बादल घुमड़े हैं तो क्या कहते हैं, आज गर्मी अवश्य होगी। भाई सूरज सुबह सुबह निकला है, बहुत ही तीव्र प्रचंड है, तो हम लोग अनुमान लगा लेते हैं, क्या करते हैं कि आज गर्मी अवश्य होगी या वह आज अवश्य आएगा। किसी की निश्चित तारीख तय हो, किसी की निश्चित तारीख तय हो तो अवश्य का प्रयोग हम कर देते हैं। तो जिनमें निश्चितता का बोध होता है वे ही क्या होते हैं, वे होते हैं आपके क्या होते हैं, निश्चितता बोधक अव्यय शब्द होते हैं। जैसे वह जरूर आएगा, वह जरूर आएगा, तो इसमें निश्चितता प्रकट हो रही है, निश्चितता प्रकट हो रही है ना, निश्चितता प्रकट हो रही है। वह अवश्य आएगी या वह अवश्य जाएगा, यानी अवश्य या जरूरी। तो इस वाक्य से जिसमें निश्चितता का बोध हो रहा हो वो आपका निश्चिततावादी अव्यय शब्द कहलाता है, निश्चितात्मक अव्यय शब्द कहलाता है। और एक होता है अनिश्चय, अनिश्चयात्मक क्या होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। जिन अव्यय शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है, क्या होता है, अनिश्चितता का बोध होता है, वे आपके अनिश्चय अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे आज शायद बारिश होगी, है ना, आज शायद, जब शायद लग गया तो एक संभावना व्यक्त की जा रही कि आज शायद बारिश होगी, तो शायद लग गया तो निश्चित नहीं है, होगी भी और नहीं भी होगी। संभवतः मैं कल चला जाऊं, है ना, संभवतः मैं कल चला जाऊं, तो इसमें क्या है आपका निश्चित अनिश्चित है, अनिश्चित बात लिखी हुई है कि संभवतः मैं कल चला जाऊंगा या शायद वह भी आ जाएगा। शायद जब लग गया तो क्या हो गया, निश्चित नहीं है, वह आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो क्या हो गए आपके अनिश्चयवाचक अव्यय शब्द हो गए। अनिश्चयवाचक अव्यय शब्द वे होते हैं जिसमें अनिश्चितता का बोध होता है, जिसमें अनिश्चितता का बोध होता है, वे आपके अनिश्चयवाचक अव्यय शब्द कहलाते हैं, है ना। अब देखते हैं कुछ, एक होता है क्रिया के होने का समय बताना, जिससे अवधि का बोध होता है। तो वे क्या होते हैं, जिनसे अवधि का बोध होता है। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, वह 6 घंटे से पढ़ रही है, या वह 2 मिनट में आएगा, तो ये क्या हो गया, इसमें क्रिया के समय का होने का बोध होता है, यानी अवधि का बोध हो रहा है, अवधि का बोध होता है। यानी कि जिन क्रिया विशेषणों में अवधि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ही अवधि अव्यय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे इस तरीके से, वह 4 घंटे से दौड़ रहा है, वह 8 घंटे से निरंतर पढ़ रहा है, वह 6 घंटे सो रहा है, इस तरीके से। तो क्या होगा, जिनमें अवधि का बोध हो रहा हो, अवधि माने समय का जिसमें बोध हो रहा हो, वे आपके क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण जो समय का बोध कराते हैं, यानी अवधि का बोध कराते हैं। कुछ अव्यय शब्द वे भी होते हैं जो समय या अवधि का बोध कराते हैं। जैसे वह 6 घंटे से पढ़ रहा है, वह 4 घंटे से सो रहा है ना, वह 4 घंटे से बराबर काम कर रहा है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, आपके अवधि बोधक अव्यय शब्द हो गए। और कुछ क्रिया विशेषण क्या होते हैं, क्रिया के होने की दिशा बतलाते हैं। वे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया की होने की दिशा का पता चलता है। क्या पता चलता है, दिशा का पता चलता है कि उधर जाओ, जैसे कि उधर जाओ, उस तरफ देखो, उस तरफ देखो, यानी दिशा की तरफ इशारा कर, दिशा की तरफ इशारा कर रहा है। शब्द जब वाक्य आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अवधि की बात हो रही है कि दिशा की बात हो रही है ना, कि निश्चितता की बात हो रही है कि अनिश्चितता की बात हो रही है। इस तरीके से हम जब वाक्य आप पढ़ेंगे तो आपसे प्रश्न कर देगा कि बताइए इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आप जब पढ़ लिए होंगे तो आप बता देंगे कि इसमें कौन सी बात कही जा रही है। तो उधर जाओ का मतलब क्या है, एक दिशा की तरफ आपको इंगित किया जा रहा है, दिशा की तरफ आपको बताया जा रहा है कि उस तरफ जाओ या इस तरफ से आओ, है ना। तो इसमें इशारे की यानी संकेतों की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो संकेत के माध्यम से दिशा का बोध कराया जा रहा है कि उधर जाओ, उस तरफ देखो, इस ओर आओ। सूर्यास्त पश्चिम में होता है, सूर्यास्त पश्चिम में होता है, सूर्योदय पूरब में होता है ना। इस तरीके से जब क्या होता है, दिशा का, जिन क्रिया विशेषणों से दिशा का बोध होता है उन्हें कुछ वाक्य हैं उनके माध्यम से हम समझते हैं
कि दिशा किन क्रिया विशेषणों से होता है। उधर जाओ, इधर देखो, उस तरफ जाओ, है ना, इधर आओ, उधर जाओ, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, इस तरीके से दिशा का जो बोध कराते हैं वे कुछ अव्यय शब्द आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। तो अब पढ़ते हैं हम, अगला क्या है, अगला क्या है दोस्तों, अगला है दोस्तों क्रिया के होने की मात्रा बताना। क्रिया के होने की मात्रा बताना, ये नियम दोस्तों इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि आपके व्याकरण को हर एक पक्ष को आसानी से बता सकूँ, समझा सकूँ। किताबों में बहुत सारा लिखा हुआ है, बस उसमें से जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको बताने का मैं प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। क्रिया के होने की मात्रा बताना, तो कुछ दिशा बताते हैं, तो कुछ क्रिया विशेषण क्या बताते हैं, क्रिया विशेषण क्या बताते हैं, कुछ मात्रा का बोध कराते हैं। यानी जिन क्रिया विशेषणों के, यानी कि जिन अव्यय या अविकारी शब्दों से मात्रा का बोध होता है उन्हें ही मात्रा क्या कहेंगे, अव्यय, वे भी कुछ अव्यय होते हैं या उन्हें मात्रात्मक अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ नियम है बस और उदाहरण लिखा हुआ है, तो बस समझना ये है कि हम किस तरीके से पहचान पाएंगे कि इसमें किस अव्यय या अविकारी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जब ज़्यादा या कम की बात आती है तो वहाँ पर मात्रात्मक बात होगी। जैसे हम कहते हैं कि मुझे थोड़ा खाना दीजिए, या कहते हैं मुझे थोड़ा खाना दीजिए, तो हम खाने की मात्रा को वहाँ पर बता रहे हैं कि हमको कितनी मात्रा में हमको खाना चाहिए या कितनी मात्रा में हमको भोजन चाहिए। थाली में जब परोसा जाता है तो आप कहते हैं कि मुझे 2 रोटी दीजिए, 4 रोटी दीजिए, है ना, थोड़े चावल दीजिए या थोड़े और दीजिए। तो इस तरीके से जब जिन अव्यय शब्दों के माध्यम से मात्रा का बोध होता है उन्हें ही इन तरीके से जानते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, उन्हें ही मात्रा के रूप में हम जानते हैं कि किन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे धीरज खूब सोता है, कम पढ़ता है, तो ये इसमें क्या है, दो उपवाक्य हैं, 2 उपवाक्य हैं ना, क्या है, धीरज खूब सोता है और कम पढ़ता है। तो समझिए यहाँ पर, है ना, धीरज खूब सोता है, कम पढ़ता है, मतलब यही है कि इसमें क्या है, खूब क्या हो गया आपका, ये आपका मात्रा को बता रहा है। धीरज खूब सोता है, खूब सोने का मतलब मात्रा बता रहा है कितना सोता है। फिर क्या है, फिर और जिसमें निश्चितता बताता है, जैसे धीरज 4 घंटे सो रहा है, तो उसमें निश्चितता की बात हो रही है, तो क्या हो गया, वो निश्चय बोधक हो जाएगा, निश्चय बोधक अव्यय हो जाएगा या अनिश्चय बोधक। हम इसकी चर्चा करते हुए आ रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए, हर एक वाक्य में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, इसलिए आपके पास ये नियम और उदाहरण लेकर आ रहा हूँ मैं। तो देखिए, धीरज खूब सोता है तो इसमें क्या है, मात्रा के बोध हो रहा है। धीरज कम पढ़ता है तो ये क्या, मात्रात्मक बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है, कितना पढ़ता है, मात्रा क्या उसकी कम है या अधिक है, तो जिससे मात्रा का बोध होता है वे कुछ अव्यय शब्द होते हैं। यहाँ पर निश्चितता की बात हो जाती, या तो क्या हो जाता कि वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, धीरज 4 घंटे से पढ़ रहा है, या धीरज 8 घंटे पढ़ता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, आपका मात्रात्मक अव्यय शब्द हो गए। फिर होता है क्रिया के संपादित होने का ढंग, यानी कि संपादित होने का ढंग क्या होता है, तरीका बताना, है ना, तरीका बताना। कुछ क्रिया विशेषण क्या होते हैं, तरीका या सलीका बताते हैं, ढंग बताते हैं। क्या बताते हैं, ढंग बताते हैं। कुछ अव्यय शब्द क्या होते हैं, जो जिनसे ढंग की बात पता चलती है, यानी तरीका जिनसे पता चलता है। रेलगाड़ी के डिब्बे खचाखच भर गए, भरना हो गया क्रिया आपकी, भरना क्रिया हो गई, और खचाखच क्या हो गया, ये भी एक क्रिया विशेषण हो गया, है ना, ये क्रिया है, यानी कि भर गए। तो भर किस तरीके से गए हैं दोस्तों, किस तरीके से भर गए हैं, खचाखच भर गए हैं। अधिकतर हम रेलगाड़ी में जब यात्रा करते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कहते बड़ा खचाखच भीड़ है। तो भरना आपकी क्रिया हो गई, भरना आपकी क्रिया हो गई, और खचाखच दोस्तों क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ये एक ढंग को बता रहा है ना, एक ढंग प्रस्तुत कर रहा है आपके सामने कि किस तरीके से गाड़ी भरी हुई है, खचाखच भरी हुई है ना। तो ये क्या हो गया आपका क्रिया विशेषण, या इसे ढंग या तरीका कहेंगे। रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया। और फिर जैसे मोहन तेज चलता है, तो मोहन तेज चलता है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, क्रिया का विशेषता क्या होगी, तेज हो गया। तो तेज क्या हो गया, उसका ढंग बता रहा है कि मोहन तेज दौड़ता है, तो कि कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो तेज आपका ढंग और तरीका होता है ना। वह बहुत
उसकी चाल हंस जैसी है। जैसे हम कहते हैं उसकी चाल हंस जैसी है, तो हंस जैसी चाल कहने का मतलब यही है उसकी चाल बहुत निराली है। जैसे हम कहते हैं उसकी चाल निराली है, निराली है, या इसको इस तरीके से कहेंगे उसकी निराली चाल है, उसकी निराली चाल है ना, उसकी निराली चाल है या उसकी चाल निराली है। तो ये आपका चाल क्या हो गया, चलना क्या हो गया, आपका क्रिया हो गया। चलना आपका क्या हो गया दोस्तों, क्रिया हो गया। और निरालापन उससे क्या पता चल रहा है कि ढंग या तरीके की बात कही जा रही है। क्रिया तो चलना हो गया है ना, तो ये आपका क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्योंकि क्रिया की विशेषता क्या है कि वो कैसे चल रहा है, कि उसकी चाल कैसी है, उसकी चाल निराली है, या वह निराली चाल चलता है ना, वह निराला चलता है, वह अलबेला गाता है। तो अलबेला तो गाने, वह अलबेला गाता है ना, वह सुरीला गाता है। तो गाना आपका क्या हो गया, गाना आपकी क्रिया हो गई, और सुरीला क्या हो गया, तरीका हो गया, ढंग हो गया है ना, तरीका या ढंग हो गया। तो उसे क्या कहेंगे, उसे ही हम समझेंगे कि क्रिया संपादित होने का ढंग या उसके तरीका। कुछ क्रिया विशेषण ऐसे संपादित होते हैं जिनसे तरीका या ढंग का पता चलता है। हम समझाने का प्रयास किए हैं, आप समझ गए होंगे जहाँ तक मुझे आशा है, क्योंकि हर एक पहलू पे बात करना है। तो हम अब आगे चलते हैं, है ना, हम अब आगे चलते हैं। जिन क्रिया विशेषणों से क्या होता है, जिस क्रिया विशेषणों से उनके होने का ढंग या तरीका पता चलता है, वे कुछ अविकारी शब्द हम आपसे बता दिए हैं कि वह निराला, वह बहुत तेज, वह बहुत मध्यम बोलता है, वह बहुत सुरीला गाता है, वह बहुत मीठा गाता है। तो ये क्या हो गया, आपका क्रिया विशेषण हो गया। अब हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा गला सूख रहा है दोस्तों, है ना। आगे चर्चा हम करेंगे आपसे, थोड़ा धैर्य बना के रखिए। तो हम समझ लिए हैं कि कुछ क्रिया विशेषण इन तरीके के माध्यम से समझाता था, यानी कुछ नियम थे वो हमने आपसे चर्चा कर लिए हैं। और अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे आपसे कि क्या क्या ज़रूरी बातें हैं, यानी आपको मुख्य मुख्य बातें किस तरीके से बतानी है, मैं उन पे आपको लेकर चलता हूँ। यानी क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, क्या दोस्तों होते हैं, क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। अब तक हमने कुछ नियम पढ़े हैं, अब पढ़ते हैं कि क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। एक तो होता है कालवाचक विशेषण। क्या होता है, कालवाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना, कालवाचक क्रिया विशेषण नंबर एक। दूसरा क्या होता है दोस्तों, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एक होता है कालवाचक, एक होता है स्थानवाचक, और एक होता है परिमाणवाचक, है ना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा क्या होता है दोस्तों, चौथा होता है रीतवाचक क्रिया विशेषण। रीतवाचक क्रिया विशेषण। तो हमको चार माध्यम से पढ़ना है, क्रिया विशेषणों को
4 प्रकार से पढ़ना है। कौन कौन से? एक तो हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण, एक हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एक हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, एक होता है रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। तो हम इनके माध्यम से पढ़ेंगे, यानी हमको क्रिया विशेषण हमने कुछ नियम पढ़े हैं और अब उनके प्रकारों पर चर्चा हम कर रहे हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, है ना। क्या पढ़ेंगे? परिमाण या रीतिवाचक। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, क्या पढ़ते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, है ना। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया का होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषणों को क्या कहेंगे? अगर आपको एक बात में समझना हो तो इसको कैसे समझेंगे? इसको समझेंगे क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने का समय, क्रिया का होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषण अव्ययों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। क्या होता है दोस्तों? कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया विशेषण के होने का, क्रिया विशेषण के होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषण, क्रिया के होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषण अव्ययों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये मुख्य बात होगी। क्या होगी दोस्तों? कालवाचक, काल से पता चला है समय का बोध हो रहा है, यानी जिन क्रिया विशेषणों अव्ययों के माध्यम से समय का होने का बोध होता है, समय बताने वाले क्रिया विशेषण अव्ययों से जिनसे काल का यानी समय का पता चलता है, वे क्या होते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं दोस्तों, है ना। जैसे इसको एक और माध्यम समझते हैं, समय या काल का बोध कराने वाले अव्यय शब्दों को, अव्यय या अविकारी समय काल का बोध कराने वाले अव्यय अविकारी शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं किसे? समय या काल का बोध कराने वाले अव्यय शब्दों को क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें कौन कौन से यानी कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से होते हैं, है ना। बिल्कुल धैर्य से मैं आपको बहुत साधारण माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। तो अब देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन कौन से होते हैं? अव्यय, इनको आप नोट कर लेंगे, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हम बताते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं दोस्तों। अब, अभी, आजकल, है ना, आजकल हो गया। और क्या होगा दोस्तों? कब कभी, कब कभी, कब कभी, जब जब, तक, तुरंत, दोपहर, दोपहर हो गया।
निरंतर दिन रात परसों, निरंतर दिन रात परसों, है ना, या फिर कहें हर रोज आदि इत्यादि। देखिए कुछ कालवाचक शब्द होते हैं। कालवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? अब, अभी, आजकल, कब, कभी, जब जब, तक, तुरंत, दोपहर, निरंतर, दिन रात, परसों, हर रोज। यानी इन सब से क्या पता चल रहा है? एक समय का पता चलता है हमें कि अब तुम आ गए या अब तुम आए हो। जैसे पूछता है कोई अब तुम आए हो, तो उससे क्या पता, समय का पता चले। यानी जैसे हम अचानक घर पे जाते हैं, हम इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे कहते जब हम घर पे जाते हैं तो अधिक जब विलंब हो जाता है, देर हो जाती है, तो माता जी डांटती हैं, अब आए हो तुम, है ना, अब आए हो तुम। तो कहने का मतलब ये है कि अब तक तुम कहाँ रहे। यानी क्या हो रहा है? एक समय का पता चल रहा है कि तुम कहाँ थे इतने समय से। तो काल की बात हो रही, समय का पता चल रहा है। तो या मैं अभी आया हूँ, है ना, मैं अभी आया हूँ, मैं अभी मतलब तुरंत आया हूँ, मैं अभी आया हूँ। तो क्या पता समय से आ गए हो तुम। अभी आया मतलब उसको पता चला कि तुरंत आए हो। आजकल, है ना, आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है। तो क्या पता चला? समय का पता चला, आजकल, है ना। यानी आजकल बहुत गर्मी इन दिनों बहुत गर्मी पड़ रही है। कब, तुम कब जाओगे, कब जाओगे मतलब किस समय पर जाओगे। तो क्या हो गया इसमें? कालवाचक, जिससे समय का बोध होता है। यानी जो हम नियम पीछे पढ़ के आए हैं वो इसमें भी शामिल हो सकते हैं। तो बस हमको नियम जानने हैं कि कालवाचक किसे कहते हैं और उनमें कौन कौन से शब्द आते हैं। तो कालवाचक वे शब्द होते हैं जिनसे समय का बोध होता है, जिनसे समय का बोध होता है। मैं बिल्कुल संक्षेप में आपको ले जाऊंगा कि आप समझ जाएंगे कालवाचक किसे कहते हैं। यानी कालवाचक से आप समझ जाएंगे कि वह निरंतर 6 घंटे से काम कर रहा है, वह निरंतर 6 घंटे से काम कर रहा है। तो 6 घंटे से निरंतर काम कर रहा है, तो निरंतर 6 घंटे से निरंतर, जब निरंतर काम कर रहा है तो पता चल रहा है कि उससे समय का, उससे काल का बोध हो रहा है। आपको काल का बोध हो रहा है। निरंतर माने लगातार वह काम में लगा हुआ है। इस तरीके से वह रात दिन मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करके उसने प्रवेश परीक्षा पास कर ली, है ना। इस तरीके से आप भी दिन रात लगे हुए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, मैं ऐसा करता हूँ कि रात दिन आप परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। परसों, वह परसों आएगा, है ना, परसों। यानी काल का बोध हो रहा है, एक समय का बोध हो रहा है। हर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, हर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। यानी कि हर रोज बहुत कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। तो हर रोज से क्या मतलब है? दिन पर दिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, एक समय की तरफ इशारा कर रहा है हमको, है ना, समय की तरफ। तुम तुरंत यहाँ से जाओ, तो तुरंत का मतलब फौरन यहाँ से चले जाओ। तो एक समय पता चला कि तुरंत मतलब चले ही जाओ वहाँ से, तो समय की तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या होता है दोस्तों, ये कुछ शब्द हैं कालवाचक के, उनको हम समझ लिए हैं। अब, अभी, आजकल, कब, कभी, जब जब, है ना, तक, तुरंत, दोपहर, निरंतर, दिन रात, परसों। यानी वाक्य में जब इन अव्ययों का प्रयोग होगा तो आप समझ जाएंगे कि एक समय की बात की जा रही है, काल की बात की जा रही है। तो कुछ कालवाचक विकारी अव्यय हो गए, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण या अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं। यानी ये कुछ कालवाचक जो अविकारी अव्यय शब्द हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, हमने आपको वाक्य में प्रयोग करके भी बता दिया है। अब अगला बिंदु क्या है दोस्तों? अगला बिंदु है दोस्तों, अगले बिंदु की हम चर्चा करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हर एक तरीके से समझने के लिए हमको यह जानना बेहद ज़रूरी है कि हमको किस तरीके से क्या पढ़ना है ना। तो हम पढ़ लिए हैं अब तक, क्या पढ़ लिए हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब पढ़ते हैं स्थानवाचक, है ना, अब पढ़ते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या पढ़ते हैं? स्थानवाचक, स्थानवाचक। नंबर 2 क्या हो गया? स्थानवाचक। तो स्थानवाचक दोस्तों कौन होते हैं? स्थानवाचक अगर परिभाषा आपको देखनी समझनी हो तो इस तरीके से कह सकते हैं, जिन अव्यय या अविकारी, जिन अव्यय अविकारी शब्दों
शब्दों से क्या होता है, स्थान का पता चलता है, स्थान का पता चलता है। जिन अव्यय या अविकारी शब्दों से या जिन क्रिया विशेषणों से स्थान का बोध होता है, स्थान का पता चलता है, ऐसे ही स्थानवाचक अव्यय अविकारी शब्द कहते हैं उनको, है ना। समझिए यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं। इसमें दोस्तों अधिकरण का प्रयोग होता है, अधिकरण कारक का प्रयोग अधिक होता है। इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग अधिक होता है। क्या होता है, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। तो इसमें दो बातें जान ली हैं। कालवाचक स्थानवाचक किसे कहते हैं, जिन अव्यय अविकारी शब्दों से समय का बोध हो यानी स्थान का बोध होता हो, या फिर जिनमें अधिकरण कारक का प्रयोग अधिक होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, स्थानवाचक अविकारी शब्द कहेंगे। तो स्थानवाचक में कौन कौन से हैं, स्थानवाचक, स्थानवाचक अव्यय, अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कह लीजिए, इनको समझते हैं। बस इस बात को याद रखनी है, मुख्य चीज हो ये वाली बात। देखिए आगे उधर, हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि तुम उधर जाओ इधर आओ, है ना। तो ये सब किस में आ गए, स्थानवाचक में आ गए, है ना। स्थानवाचक में इनको बता दिया गया, इधर उधर, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, है ना। यहाँ वहाँ से क्या पता चला, स्थान की तरफ इशारा कर रहा है। दाएं बाएं, दाएं बाएं, है ना, दाएं या बाएं। और क्या हो गया, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, है ना, ऊपर या नीचे। और क्या हो गया दोस्तों, और हो जाएगा आगे पीछे, आगे पीछे हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि अंदर बाहर, है ना, अंदर बाहर, अंदर बाहर, है ना। फिर क्या हो गया, सर्वत्र या सामने, सर्वत्र या सामने आदि। बहुत सरल चीजें हैं, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि स्थानवाचक अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं जिनसे स्थान का बोध होता है। जैसे अव्यय शब्द क्या हो गया, आगे पीछे, यानी आगे पीछे जोड़े में याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, जिससे स्थान का पता चलो। आगे चलो पीछे चलो, यानी स्थान का बोध रहे, तुम हमारे आगे चलो, तुम हमारे पीछे चलो, इस तरीके से स्थान का बोध रहे। कहाँ पे चलना है, आगे चलना पीछे चलना, या इधर उधर, इधर उधर मत चलो, रोड के इधर उधर मत चलो, हमेशा बाईं तरफ चलो, है ना, हमेशा दाईं बाईं या दायां बायां, यहाँ वहाँ, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, है ना। इस तरीके से क्या होता है, इसमें स्थान का पता चल रहा है ना। सर्वत्र, सर्वत्र माने सब जगह, सब जगह पर, ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे, तुम ऊपर मत बैठो तुम नीचे बैठो, है ना, कुर्सी के ऊपर मत बैठो नीचे बैठो, इस तरीके से। तो क्या हो गया, आगे पीछे, अंदर बाहर, दाएं बाएं। तो ये सब क्या हो गया दोस्तों, ये आपके स्थानवाचक अव्यय हो गए। इनसे क्या पता चल रहा है, इनसे एक स्थान का पता चल रहा है। तो ये आपके क्या हो गए, स्थानवाचक अव्यय शब्द हो गए। जैसे सीता छत पर बैठी, अगर वाक्य में प्रयोग करना हो, अगर देखना हो आपको, तो अगर ये कहें कि सीता छत पर बैठी है, बैठी है ना, तो इसमें कर्ता क्या हो गई, इसमें कर्ता हो गई सीता, कर्ता हो गई सीता, है ना। छत, हमने अधिकरण की बात की थी, छत पर, है ना, तो क्या हो गया, अधिकरण हो गया, अधिकरण। छत पर यानी छत के ऊपर, तो ऊपर, ऊपर नीचे क्या हो गया आपका, यही आपका क्या हो गया, बैठना क्या हो गई, क्रिया हो गई, है ना, बैठना आपकी क्रिया हो गई। तो छत पर अधिकतर क्या होता है, अधिकरण कारक का प्रयोग होगा, आप समझ जाएंगे कि वो स्थानवाचक है, यानी कि पर, ऊपर, है ना। तो ये ऊपर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, अव्यय शब्द हो गया आपका, ये आपका क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, स्थानवाचक हो जाएगा। और एक वाक्य ले, राज कल सुबह सूरज जाएगा, राज, राज कल सुबह सूरत जाएगा, सूरत जाएगा। तो इस वाक्य में राज क्या है, करता है ना, जाना हो गई आपकी क्रिया,
जाना आपकी, जब आप भेद कर लेंगे तभी समझ पाएंगे क्रिया विशेषण किसको कहते हैं। जब आप भेद कर लेंगे पदों का, यानी शब्दों को जान लेंगे किसको क्या कहते हैं, तब चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। तो राज क्या हो गया, कर्ता हो गया। क्या कह रहा है कि कल सुबह जाएगा, है ना, कल सुबह हो जाएगा। कहाँ जाएगा, सूरत को जाएगा। तो स्थान का बोध हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर स्थानवाचक अधिकरण कारक, सूरत जाएगा। स्थानवाचक या स्थानवाचक हो गया या फिर अधिकरण हो गया, है ना, अधिकरण हो गया। कल सुबह क्या हो गया, ये आपका कालवाचक, कल सुबह, कहाँ, कल सुबह जाएगा ना, तो इससे समय का बोध हो रहा है। कब जाएगा, कल सुबह जाएगा, तो क्या हो गया, कालवाचक है आपका यहाँ पर, कल सुबह जाएगा, तो इससे क्या हो गया, इसके काल का पता चल रहा है, काल का पता चल रहा है ना, तो समय का पता चल रहा है। तो क्या हो गया आपका स्थानवाचक अव्यय शब्द हो गए कुछ यहाँ पर, है ना, दाएं बाएं, यहाँ वहाँ, आजकल, आजकल यहाँ पर लिखा नहीं है, लिखने से कोई मतलब नहीं है, बस आप मुख्य बात समझ जाइए तो आप समझ जाएंगे कि स्थानवाचक किसे कहते हैं। अगला पढ़ते हैं हम, अगला बिंदु क्या है, परिणामवाचक। परिणामवाचक, परिणाम नहीं परिमाण है दोस्तों, परिमाणवाचक, है ना, परिमाणवाचक अव्यय। परिमाणवाचक अव्यय कौन होता है, अगर परिभाषा आप समझना वो समझ जाएंगे। कैसे, परिमाणवाचक वे शब्द होते हैं, वे अव्यय होते हैं जिनसे क्या होता है, जिनसे दोस्तों मात्रा बताने वाले अव्यय परिमाणवाचक होते हैं। हमने मात्रात्मक पढ़ा हुआ है, बस यहाँ उसको बना दिया गया है, एक तरीके से अलग रूप दे दिया गया है। परिमाणवाचक किसे कहते हैं, जिनसे मात्रा का बोध होता है, जिनसे, जिन अव्ययों से, जिनसे मात्रा का बोध होता है, जिनसे मात्रा का बोध होता है ना, जिनसे मात्रा का बोध होता है, वे आपके परिमाणवाचक अव्यय होते हैं। इनमें हमको देखना है कि कौन कौन से अव्यय शब्द हैं। बस अव्यय शब्द देखिए, इसके बाद एक बिंदु और है, बस आप समझ जाएंगे। अव्यय शब्द, अव्यय शब्द इसमें कौन कौन से होंगे, इसमें दोस्तों कौन कौन से होंगे, एक तो होगा अति, अति, अतिशय, अति, अतिशय, है ना, अतिशय, अधिक, अत्यंत, अधिक, अत्यंत, अधिक, अत्यंत, एक बार, है ना, उतना, कम, ज़्यादा, कुछ केवल, कुछ केवल, है ना, कुछ केवल हो गया, जितना, तनिक, प्रायः, जितना, तनिक, तनिक, है ना, बहुत, लगभग, बहुत या लगभग, इत्यादि। ये कुछ शब्द हैं आपके, क्या है दोस्तों, कौन कौन से अव्यय हैं परिमाणवाचक, एक तो अतिशय, अति, अधिक, अत्यंत, एक बार, उतना, कम, ज़्यादा, कुछ, केवल, जितना, तनिक, बहुत, है ना, तनिक, बहुत। तो आप समझ जाएंगे इससे कि परिमाण यानी मात्रा की बात हो रही है। जैसे कि अतिशय रगड़ करे जे कोई, अग्नि प्रगट चंदन से होई, दोहे के माध्यम समझते हैं। अतिशय माने जो अधिक मेहनत करेगा, यानी चंदन को जब लकड़ी पर रगड़ते हैं, चंदन को जब घिसते हैं तो उससे आग उत्पन्न हो जाती है। अग्नि प्रगट चंदन से हुई, है ना, अतिशय यानी बहुत अधिक जब कोई प्रयास करता है तो उसको मेहनत का फल मिलता है। अति, अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप, अधिका, अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप, यानी कि किसी चीज़ की अति खराब होती है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, परिमाणवाचक, परिमाण की बात कर रहा है। अति, अतिका भला न बोलना, यानी कि बहुत अधिक बोलना अच्छा नहीं होता है। ऐसे ही अधिक, अधिक मात्रा में, है ना, यानी कि मात्रा का अनुभव हो रहा है यहाँ पर। अत्यंत, है ना, हमें अत्यंत कम पानी दीजिए, यानी हम एक बार कहाँ गए, एक बार हम जंगल में गए, एक बार हम दिल्ली गए, इस तरीके से परिमाण का बोध हो रहा है ना।
एक अलग होगा, बार अलग होगा, है ना। बार बार, बार बार, बार बार, या एक बार, है ना। उतना है, उतना, कम, हमें पानी कम दीजिए, हमें चाय कम दीजिए, हमें दूध ज़्यादा दीजिए, कुछ कुछ, हमें खाने को कुछ दीजिए। तो कुछ से क्या पता चला, हमें खाने में कुछ दीजिए, तो मात्रा का बोध हो रहा है, नहीं कुछ कम दीजिए, कुछ केवल, हमको केवल बिस्किट चाहिए, है ना। हमें केवल दही चाहिए, हमें केवल घी चाहिए, है ना। तो केवल इसमें मात्रा का बोध हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपके परिमाणवाचक, परिमाणवाचक अव्यय हो गए, है ना। परिमाणवाचक अव्यय, वह बहुत सोता है, वह बहुत सोता है, वह बहुत सोता है, वह बहुत सोता है। वह आपका कर्ता हो गया। कर्ता क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम है, पहचानते हुए चलेंगे आप। कर्ता आपका सर्वनाम है, और सोना आपकी क्या हो गई, क्रिया है, सोना आपकी क्रिया है। और बहुत तेज क्या हो गया आपका, बहुत से क्या पता चल रहा है, अधिक, अधिकता का बोध हो रहा है ना, अधिकता का बोध हो रहा है। हालांकि आपका विशेषण क्रिया विशेषण यही हो गया। तो क्या हो गया इससे, इससे यह पता चल रहा है कि परिमाण की बात हो रही, मात्रा की बात हो रही, कितना सोता है, बहुत अधिक सोता है, बहुत सोता है ना। तो क्या हो गया, इससे परिमाण का बोध हो रहा है हमको। तो ये कुछ आपके क्या हो गए, परिमाणवाचक हो गए। एक बात इसमें समझनी है, वो क्या समझनी है, वो समझनी ये है दोस्तों कि कौन कौन से इसके कुछ भाग हैं, उसको हम देख लेते हैं। भाग नहीं, बस उसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अधिकता बोधक, अधिकता बोधक, अधिकता बोधक, परिमाण अव्यय। एक तो अधिकता वाला हो गया अधिकता बोधक, दूसरा क्या, तुलना, तुलना बोधक हो जाएगा, तुलना बोधक, है ना, तुलना बोधक हो जाएगा। एक में तुलना होगी, और एक में क्या होगी, एक में न्यूनता का बोध होगा, न्यूनता का बोध होगा। एक में न्यूनता बोधक होगा, है ना, न्यूनता बोधक होगा। और चौथा क्या होगा दोस्तों, चौथा होगा पर्याप्तता का बोध होगा, पर्याप्तता का बोध होगा, पर्याप्तता का बोध होगा, है ना, पर्याप्तता बोधक हो जाएगा। और चौथा क्या होगा दोस्तों, श्रेणी बोधक हो जाएगा, श्रेणी बोधक, श्रेणी बोधक, श्रेणी बोधक हो जाएगा, है ना, श्रेणी बोधक। एक में क्या होगी दोस्तों, एक में अधिकता का बोध होगा, एक में अधिकता, दूसरे में तुलना, तीसरे में न्यूनता, चौथे में पर्याप्तता, और पांचवें में क्या होगा, श्रेणी बोधक, श्रेणी बोधता का बोध होगा, है ना। कैसे, अधिकता में क्या आ जाएगा दोस्तों, अधिकता में अतिशय, अत्यंत, बहुत, अतिशय, अत्यंत, बहुत, अतिशय, अतिशय, कौन कौन से हो जाएंगे, अतिशय, अतिशय, अत्यंत, वह हमसे अत्यंत प्रसन्न हो गया, है ना, वह मुझसे, मेरी कविता से अत्यंत प्रसन्न चित्त था। तो अत्यंत से उसकी परिणाम का बोध हो रहा है, कितना, अत्यंत, अत्यंत या बहुत। तो क्या हो गए, अधिकता का बोध करा रहे हैं, है ना, ये अधिकता बोधक शब्द हो गए। तो परिमाण में क्या होगा दोस्तों, अधिकता बोधक होगा, एक तुलनात्मक होगा। तुलनात्मक कौन से होंगे, इतना, उतना, कितना, जितना, इतना, उतना, कितना, या जितना। हमको उतना पानी दीजिए जितना उनको दिया है ना, हम, या फिर उतना पानी दीजिए जितना हम पी जाएं, है ना, उतना खाना दीजिए जितना बच्चे खा सकें। तो इससे तुलना का बोध हो रहा है, उतना, इतना, कितना, जितना। फिर न्यूनता का बोध होता है, न्यूनता, कुछ, किंचित, जरा, थोड़ा, कुछ, किंचित, जरा, या फिर थोड़ा, ये इसमें न्यूनता का बोध हो रहा है। हमें कुछ, कुछ अल्प मात्रा में, किंचित, किंचित, जरा, थोड़ा, है ना, ये आपके न्यूनता बोधक शब्द हो गए। पर्याप्तता बोधक क्या, काफ़ी, केवल, बस, काफ़ी, केवल, बस, काफ़ी, केवल, बस। श्रेणी बोधक क्या हो गए, एक एक, क्रमशः, बारी बारी, एक एक, क्रमशः, या फिर बारी बारी।
तो आप समझ गए होंगे। हमने इन सब की चर्चा इसमें एक तरीके से इनको श्रेणीबद्ध कर दिया गया है, इनको बांट दिया गया है। एक तो अधिकता बोधक कौन हो गए, अतिशय, अत्यंत, बहुत। क्या होगा दोस्तों, इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। यही इसके भाग लिखे हैं, या फिर ये समझिए जो अव्यय होते हैं, परिमाणवाचक जो अव्यय होते हैं उनको श्रेणीबद्ध कर दिया गया है 5 प्रकार के माध्यम से। एक तो अधिकता बोधक परिमाणवाचक कौन कौन से होंगे, अतिशय, अत्यंत, बहुत, है ना, अतिशय, अत्यंत, बहुत। फिर होगा तुलनात्मक बोधक कौन से होंगे, वे इतना, उतना, कितना, जितना, जिनसे तुलना की जाएगी। हमको उतना पानी दीजिए जितना हम पी सकें, हमको उतना खाना दीजिए जितना हम खा सकें, है ना। तो इसमें तुलना की बोध हो रहा है, इसमें न्यूनता का बोध हो रहा है, कुछ, किंचित, जरा, थोड़ा। इसमें पर्याप्तता का बोध हो रहा है, काफ़ी, केवल, बस, हमको केवल रोटी चाहिए, हमको केवल चावल चाहिए, इस तरीके से पर्याप्तता का बोध हो रहा है, बस, या हमें बस खाना नहीं चाहिए, अब अधिक हो गया, है ना, इस तरीके से कहेंगे। पर्याप्तता का बोध हो रहा है, जैसे खाना परोसने कोई आता है, कहते भैया और लोगे, तो कहते बस, तो पर्याप्तता का बोध हो रहा है, नहीं आप पर्याप्त खाना पा चुके हैं, खा चुके हैं। श्रेणी बोधक एक एक क्रमशः या बारी बारी। अब बिंदु अंतिम आता है दोस्तों, अंतिम बिंदु आता है, क्या आता है दोस्तों, अंतिम बिंदु आता है एक स्थानवाचक, हम लोग समझ गए हैं, है ना, स्थानवाचक हम लोग समझ लिए हैं। अब दोस्तों आगे चर्चा हम करेंगे आपसे। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने चर्चा किन किन माध्यम से कर ली है, यानी कि कालवाचक हो गया, स्थानवाचक हो गया, परिणामवाचक हो गया, और दोस्तों एक क्या बचा था हमारा, एक चीज़ बच रही है, स्थानवाचक हो गया, परिणाम हो गया, है ना, परिणाम हो गया, रीतिवाचक बचा हुआ है। रीतिवाचक पे हम चर्चा करते हैं। रीतिवाचक बस अंतिम बिंदु है, इसको समझते हैं। 4 क्या, रीतिवाचक। रीतिवाचक में वही तरीका आ गया है। रीत माने क्या होगा दोस्तों, तरीका आ जाएगा, जिसको हमने बता दिया है आपको, बस उसको समझना है। तरीका या ढंग, तरीका या ढंग। तो जिन अव्यय शब्दों के माध्यम से तरीके या ढंग का पता चलता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें दोस्तों कौन कौन से होते हैं, इसमें होते हैं अचानक अव्यय शब्द, अचानक, अचानक हो गया, है ना, अवश्य हो गया, अवश्य हो गया, इसलिए हो गया, बस अंतिम बिंदु है, इसको समझ लीजिए। इसलिए हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर क्या होगा, कदाचित हो गया, कदाचित हो जाएगा, है ना, ये हो गया, कदाचित हो गया। फिर क्या होगा, क्यों जरूर, क्यों जरूर, है ना। ये आपके क्या हैं, ये आपके दोस्तों रीतिवाचक पहचानने के लिए कुछ शब्द दिए हैं अव्यय, इनको देख लेते हैं। ठीक, निसंदेह, 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 है ना, निसंदेह हो गया। फिर क्या है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, यथाशक्ति हो गया, है ना। फिर क्या है दोस्तों, वैसे, शायद, वैसे, वैसे और शायद, वैसे और क्या है, शायद, शायद, है ना। फिर क्या है, सच, सहसा, हाँ, सच, सहसा, या फिर हाँ, ये अंतिम बिंदु है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो रीतिवाचक शब्द है जिनसे ढंग या तरीके का पता चलता है, वे क्या होते हैं, वे रीतिवाचक अव्यय शब्द कहलाते हैं, है ना, रीतिवाचक अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अचानक, ये क्या होते हैं, निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध का भी बोध कराते हैं। ये क्या कराते हैं, ये शब्द क्या कहलाते हैं, निश्चय, अनिश्चय, क्या कहलाते हैं, निश्चय, निश्चय, इसको यहाँ पर लिखते हैं, क्या करते हैं ये, निश्चय और अनिश्चय, निश्चय, अनिश्चय, निश्चय, अनिश्चय, और क्या होता है दोस्तों, कारण, निषेध, कारण, निषेध का भी बोध कराते हैं, का भी बोध कराते हैं।
ये महत्वपूर्ण बिंदु है। रीतिवाचक शब्द क्या होते हैं? जिनसे ढंग या तरीके का पता चलता है। और क्या पता चलता है? निश्चय अनिश्चय कारण निषेध का भी बोध कराते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? उन्हें ही हम रीतिवाचक अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे कि बस खचाखच भर गई, उदाहरण के माध्यम समझते हैं, है ना। बस खचाखच भर गई, भर गई, है ना। बस खचाखच भर गई। तो इसमें दोस्तों खचाखच क्या है आपका? ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका तरीका या ढंग बता रहा है कि बस किस तरीके से भर गई है, बस किस तरीके या किस ढंग से भर गई है। भरना क्रिया हो गई आपकी, है ना। भरना आपकी क्रिया हो गई। तो किस तरीके से भर गई है, ये आपका क्या होगा? क्रिया विशेषण हो गया। कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? इससे क्या पता चल रहा है? इससे ढंग या तरीके का पता चल रहा है कि बस किस तरीके से भर गई है, खचाखच भर गई है। राघव सरपट दौड़ता है, राघव सरपट दौड़ता है, सरपट दौड़ता है ना। राघव सरपट दौड़ता है। तो दौड़ने की क्रिया कैसी उसकी? सरपट, यानी ये ढंग और तरीका बता रहा है। ये राघव के चलने का तरीका क्या है? सरपट दौड़ता है। दौड़ने का तरीका क्या है? सरपट। तो सरपट क्या हो गया दोस्तों? आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया, है ना। इससे इसके तरीके या ढंग का पता चल रहा है। दौड़ने की क्रिया कैसी, उसके ढंग या तरीका कैसा? सरपट दौड़ रहा है। या अकस्मात बिजली चली गई, अकस्मात का प्रयोग हो गया। अचानक, अकस्मात, अकस्मात। यथाशक्ति से काम करिए, यानी शक्ति के अनुसार काम करिए, यानी शक्ति के अनुसार काम करिए। यानी कुछ क्या है आपके अव्यय शब्द यहाँ पर रीतिवाचक दिए हुए हैं। तो ये कुछ अव्यय शब्द अचानक, अवश्य, इसलिए, ऐसे, कदाचित, क्यों, जरूर, ठीक, निसंदेह, यथाशक्ति, वैसे, शायद, सच, सहसा, हाँ। तो क्या हो गया? रीतिवाचक शब्द हो गए। इसमें एक बात याद और रखनी है, निश्चय अनिश्चय कारण निषेध का भी बोध कराते हैं। ये शब्द ऐसे होते हैं जो निश्चय निश्चय कारण का बोध कराते हैं कि उसने, वह दनादन काम कर रहा है। दनादन का मतलब यह है कि वह बहुत तीव्र फुर्ती से काम कर रहा है। वह दनादन काम करने की उसका तरीका ढंग कैसा है? दनादन, यानी कि वह दनादन काम कर रहा है, यानी बहुत फटाफट काम कर रहा है। तो ये सब क्या हो गया आपके? ये आपके शब्द। गाड़ी सन्न से निकल गई, गाड़ी सन्न से निकलने की क्रिया कैसी है? निकलने की उसकी विशेषता क्या? सन्न से, अर्थात उससे क्या पता चल रहा है? उससे ढंग या तरीके का पता चल रहा है। तो ये कुछ हमारे सामने अविकारी शब्दों की हमने चर्चा कर ली है, यानी अविकारी शब्द की चर्चा हमने कर ली। इसको संक्षेप में देखने के लिए आपको बताते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं ये कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, इन सब की हमने चर्चा कर दी है। किन में किसको क्या कहते हैं, यही मुख्य वो बात थी। उसको बताने के लिए मैंने कुछ नियम बताए थे। उन नियमों को इन्हीं 4 भागों में बांट दिया गया है। उम्मीद है आपको ये सत्र अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। CUT UG की जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उन तक मेरी बात पहुँचे, उन तक ये सत्र पहुँचे, ताकि वो समझ सकें कि विकारी अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।